गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आज के इस क्विक चार्ट रिवीजन के सेशन में हम बात करेंगे AS11 की। AS11 जो कि CA IPCC ओल्ड सिलेबस और CA इंटर न्यू सिलेबस दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली अप्लीकेबल है, राइट। इंटर में IPCC में तो ये ग्रुप 2 का पार्ट है, राइट। IPCC में ये ग्रुप 2 का पार्ट है, बट इंटर में ये ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। सो CA इंटर ग्रुप 1 AS11, CA IPCC ग्रुप 2 AS11। मैंने क्या सोचा है कि मेरा जो चार्ट रिवीजन बुक है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देख लेना अगर खरीद सको तो, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट पे प्रोवाइड किया गया है। तो मेरा जो चार्ट रिवीजन बुक है उसमें मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाल के रखे हैं और इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स भी डाल के रखे हैं। तो पहले मैं ग्रुप 1 अकाउंट्स का रिवीजन कंप्लीट करवाना चाहता हूं। जो भी मेरा चार्ट रिवीजन बुक में जितने भी ग्रुप 1 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पहले मैं उनको कवर अप करूंगा, क्योंकि पहले तो पेपर अकाउंट्स ग्रुप 1 का आता है ना भाई, उसके लिए टाइम कम है। फिर उसके बाद मैं ग्रुप 2 पे चलूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैराथन दो मैराथन दो मैराथन दो। मैं आपको पहले से एक बात बता दूं, मैराथन जो रिवीजन बोलते हैं, मैराथन जो वर्ड है बेसिकली वो एक जनरली यूज्ड वर्ड है, कोई भी फैकल्टी यूज करता है आजकल उसको। बेसिकली मैराथन का मतलब ये होता है कि आपको पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट 15 से 18 घंटे के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवाना होता है, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से कर सको। अब मेरा अकाउंट्स 1 मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का मैराथन ऑलरेडी मेरे चैनल CA जय चावला और वी स्मार्ट एकेडमी चैनल पे दोनों पे डला हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है मैराथन, ठीक है। यस, वो लास्ट ईयर लिया गया था, बट अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स में चेंजेस कहां होते हैं यार, कहां होते हैं चेंजेस। स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर मैराथन कब आएगा, मैराथन कब आएगा। सो आई वंडर कि यार मैराथन तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंपेयर करने लगते हैं, सर वो फलाने फलाने टीचर ने ना वो मैराथन लेक्चर डाले नए नए, आप सर कब डालोगे। मैंने बोला भाई मेरा मैराथन ऑलरेडी इतना जबरदस्त डला हुआ है, आई थिंक मोर देन 1.5 लाख या 2 लाख व्यूज से भी ज्यादा हो चुके होंगे। मैं तो व्यूज देखता ही नहीं हूं, उससे भी मतलब पता नहीं कितने सारे व्यूज हो चुके होंगे। वो कब से डला हुआ है और वो बेस्ट क्वालिटी मैराथन है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि वही बच्चे देखें। हाँ, इस बार अगर कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो मैं डेफिनेटली मैराथन बच्चों के साथ रिकॉर्ड करता, क्योंकि जो मजा बच्चों के साथ रिकॉर्ड करके लेक्चर लेने का है वो मजा कहीं नहीं है। अब बाकी टीचर्स डाल रहे हैं अपने हिसाब से डाल रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी पिछले मैराथन की तो उन्होंने फिर से डाल दिया, उसमें क्या दिक्कत है, अब छोड़ दो। नया क्या डाल रहा हूं मैं, यस नया क्या है, चार्ट रिविजन्स। अब ऑब्वियसली जब मैंने चार्ट बुक प्रोवाइड की है आप सभी को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको चार्ट रिविजन्स प्रोवाइड करूं। तो नया मेरी तरफ से बच्चों ये है कि मैराथन लेक्चर्स तो ऑलरेडी डाले हुए, उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर हैं, AS के मैराथन भी मैंने डाले हुए हैं, बट इस बार नया क्या है, इस बार नया ये है कि आपके लिए चार्ट रिविजन लेक्चर्स आ रहे हैं। और ये चार्ट रिविजन लेक्चर्स हर सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट्स के चार्ट रिविजन लेक्चर्स हैं। आपका हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इन हाफ एन आवर आप रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले, मजा आ जाएगा आपको, उस तरीके से आप रिवाइज कर लोगे। चाहे आपके पास बुक नहीं भी है चार्ट रिवीजन की, बुक है तो बहुत मजा आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर ग्रुप 1 CA इंटर एज पर न्यू सिलेबस ग्रुप 1 के चार्ट रिवीजन के टॉपिक्स, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स के चार्ट रिवीजन के टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, करंट आ गया यार, चलो। सो एक सेकेंड, राइट। ओके, AS11 AS11, here it is.
क्या मजेदार चार्ट रिवीजन है यार, चार्ट्स हैं, मतलब मजा ही आ जाए, मतलब यार एक पेज में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेडी। चलो AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई एंटिटी, अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में काम कर रही है, तो उसकी वो कौन सी करेंसी में मेजरली डील कर रही होगी? इंडियन करेंसी में। पर अगर मान लो वही एंटिटी अगर फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना चाहती है, फॉरेन कंट्री से परचेजेस सेल्स करना चाहती है, फॉरेन कंट्री से असेट्स खरीदना चाहती है, फॉरेन कंट्रीज में से जाके लोन्स लेना चाहती है, असेट्स लेना चाहती है, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है, तो वो ट्रेड अगर फॉरेन कंट्रीज में करना चाहती है तो इंडियन करेंसी के अलावा उस फॉरेन कंट्री की जो भी करेंसी होगी, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिसको हम सिंपली स्टर्लिंग पाउंड भी बोलते हैं, यूरो, येन, वॉट एवर द करेंसीज आर, बहुत सारी, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं, तो वो उन करेंसीज में ही ट्रेड कर सकती हैं। अब इसके लिए क्या होगा? अगर मान लीजिए जय चावला को आज यूरोप घूमने जाना है, तो वहां पर जय चावला ऑब्वियसली ये सोच के जाएगा कि यार वहां पर रुपया नहीं चलेगा, वहां पर मुझे यूरोज चाहिए होंगे। यूरोज मतलब वहां की करेंसी, यूरोप घूमने के लिए। मान लो मुझे ग्रीस जाना है, बहुत ही जबरदस्त शहर है यार, शहर मतलब कंट्री है यार, मैंने सुना है बहुत जबरदस्त कंट्री है, मतलब मेरा ड्रीम है ग्रीस के अलावा फिनलैंड और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज घूमने का। तो मान लीजिए मैं यूरोप घूमने जाना चाह रहा हूं, वहां पर मैं रुपीस थोड़ी चला पाऊंगा, वहां पर तो मुझे वहीं की करेंसी लगेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यूरो करेंसी को परचेज करना पड़ेगा, रुपया देकर, रुपया दूंगा, यूरो करेंसी परचेज करूंगा। जैसे हम असेट खरीदते हैं और रुपया देते हैं, वैसे ही मैं करेंसी खरीदूंगा कोई दूसरी और उसके लिए रुपया दूंगा। तो उस करेंसी की क्या वैल्यू होगी वो हर दिन फ्लक्चुएट करती रहती है। आई बात समझ में कि नहीं? इंडियन रुपी के मेजरमेंट में सामने वाली करेंसी कितने की होगी वो हर दिन का रेट बदलता रहता है, अगर वो करेंसी बहुत ज्यादा ट्रेड होती रहती है, जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो, पाउंड वगैरह। तो अगर मैं पाउंड की बात करूं, अगर मैं ब्रिटेन पाउंड की बात करूं, तो आज अगर ब्रिटेन पाउंड की बात करें तो तकरीबन रेट चल रहा होगा 95 रुपीज, जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये लेक्चर, ठीक है ना। 95 क्या है? 95 क्या है? ये 95 का मतलब है 1 पाउंड, समझना, 1 पाउंड इज इक्वल टू 95 अप्रॉक्स। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता, 1 पाउंड इज इक्वल टू 95, मतलब 1 पाउंड की वैल्यू 95 रुपीज है। आप समझते हो अगर ये 95 से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस की वैल्यू घटती रहती है, और अगर ये 95 से कम होता है तो इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज हम इसी से जुड़े हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बात करने वाले हैं, और ये बात करने वाले हैं कि जब भी कोई एंटिटी, जब भी कोई कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में डील करती है, फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन करेंसीज में डील करती है, तो वो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग रेट्स होते हैं। अच्छा पता है क्या, ये AS11 क्यों आया? ये AS11 इसलिए आया क्योंकि हर दिन करेंसी के रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज अगर पाउंड 95 है तो हो सकता है कल वो 95 से ऊपर हो जाए या कम हो जाए। तो हर दिन क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके लिए उसका अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो समझाने के लिए AS11 आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, AS11 को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेजरली AS11 तीन चीजों में डील करता है। AS11 मेजरली तीन चीजों में डील करता है। पहला, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, दूसरा फॉरेन ऑपरेशंस, इसको आप फॉरेन ब्रांच भी बोल सकते हो, और तीसरा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने इस चार्ट में फॉरेन ब्रांच मतलब फॉरेन ऑपरेशन को कवर नहीं किया क्योंकि वो ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट है।
फॉरेन ब्रांच जो है वो ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने इस चार्ट में कवर किए हैं ये दो टॉपिक, कौन कौन से, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? अच्छा, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, करेंसीज। AS 11 में हमने करेंसीज को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, पहली रिपोर्टिंग करेंसी, दूसरी फॉरेन करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो, जिसमें आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हो, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो। आमतौर पर कोई भी एक इंडियन कंपनी होगी, आमतौर पर बोला मैंने, मतलब जनरली कोई भी इंडियन कंपनी होगी तो वो जनरली उसकी रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रुपीज होगी, रुपया होगी, ठीक है ना, रुपया होगी। तो रिपोर्टिंग करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसमें आप अपनी असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इक्विटीज, कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, इन सबको रिकॉर्ड करते हो, राइट, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जो रिपोर्टिंग करेंसी नहीं है। इसका मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग करेंसी रुपी है तो इसका मतलब रुपी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज हो गई वो सब आपकी कौन सी बन जाएंगी, फॉरेन करेंसी। मतलब अगर मेरी रिपोर्टिंग करेंसी रुपी है तो मेरे लिए पाउंड, येन, यूरो, डॉलर, व्हाटएवर, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब क्या हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी। तो रिपोर्टिंग करेंसी मतलब इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्टेड। फॉरेन करेंसी मतलब अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर, यूरो, पाउंड, यहां एग्जाम्पल के तौर पर रुपया। आइटम्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस आर प्रेजेंटेड इन रिपोर्टिंग करेंसी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यहां तक क्लियर? चलिए, करेंसीज को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। अब करेंसीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लिया, अब एक दूसरी बात को समझें, FCMI, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। सर ये क्या होता है, ये वर्ड क्या है? ये बेसिकली फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम जो वर्ड बनाया गया है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं दो पार्ट्स में, FC और MI। FC मतलब फॉरेन करेंसी, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। MI मतलब मॉनिटरी आइटम। MI मतलब क्या, मॉनिटरी आइटम। अब ये मॉनिटरी आइटम्स मतलब क्या होते हैं? यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये येलो मार्क जो है, यहां पर मैंने मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बच्चों, मॉनिटरी आइटम मतलब ऐसी कोई भी असेट, मेरी बात को समझना, पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको पढ़वाऊंगा। ऐसी कोई भी असेट, मॉनिटरी आइटम, ऐसी कोई भी असेट, असेट के केस में रिसीवेबल होता है। असेट, अगर कोई भी चीज हमारी असेट है तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं इनफ्लो का। अगर कोई भी हमारी लायबिलिटी है तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं आउटफ्लो का। असेट के केस में इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड, लायबिलिटी के केस में आउटफ्लोज आर एक्सपेक्टेड। तो मॉनिटरी आइटम मतलब ऐसी कोई भी असेट जिससे मुझे कुछ इनफ्लो आने वाला है एक फिक्स अमाउंट में। मुझे पता है कि मेरा इनफ्लो कितना आने वाला है, माई इनफ्लो इज फिक्स, माई इनफ्लो इज डिटर्मिनेबल। लायबिलिटी, आउटफ्लो, माई आउटफ्लो इज फिक्स, माई आउटफ्लो इज डिटर्मिनेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक लोन लिया, मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद मैं आपको कितना चुकाऊंगा, 1 लाख रुपए चुकाऊंगा ना, मैं ज्यादा तो चुकाऊंगा नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर मी। मैं आपको इंटरेस्ट तो अलग से दूंगा बट वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मॉनिटरी आइटम मतलब ऐसे असेट या फिर ऐसे लायबिलिटी। मॉनिटरी आइटम हमेशा असेट और लायबिलिटीज में से आइडेंटिफाई करते हैं। मॉनिटरी आइटम कभी भी इनकम एक्सपेंस नहीं होता। तो मॉनिटरी आइटम मतलब ऐसा एसेट और लायबिलिटी जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेबल है, जिसकी वैल्यू फिक्स है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। तो मैंने आपसे लोन लिया, मैं आपको कितना चुकाऊंगा आगे चल के, 2 लाख रुपए। मैंने आपसे 2 लाख का लोन लिया था, मैं आपको 2 लाख रुपए चुकाऊंगा। मैंने अपने डेटर को सेल किया 50,000 रुपीज में। मेरे डेटर ने मुझे बोला कि वो 3 महीने बाद मुझे 50,000 देगा। तो 50,000 मुझे 3 महीने बाद देगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 महीने बाद उस 50,000 की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, 50,000 ही रहेंगे। बैड डेट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मेरा पैसा कुछ डूब जाए, बैड डेट मेरा एक्सपेंस होता है। सो मॉनिटरी आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में फिक्स होती है, डिटर्मिनेबल होती है, जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, एडवांसेस। मैंने अगर किसी को एडवांस दिया तो वो फिक्स एडवांस है। मान लीजिए मुझे आपसे कुछ गुड्स परचेज करने हैं पर अभी आपके पास वो गुड्स है नहीं, तो मैंने आपको पहले से ही एडवांस दे दिया 1 लाख रुपए का। आगे चल के आप 1 लाख के ही मुझे गुड्स दोगे ना, तो ये 1 लाख रुपए की वैल्यू डिटर्मिनेबल है, मुझे 1 लाख के गुड्स ही मिलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस,
क्रेडिटर्स लायबिलिटी के केस में, बिल्स पेबल ये भी आपका होता है फिक्स, लोन टेकन अगर आपने लोन लिया तो फिक्स है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और शेयर कैपिटल, ये सभी के सभी कौन से आइटम होते हैं, मॉनिटरी, शेयर कैपिटल भी आपका मॉनिटरी आइटम होता है। तो सर नॉन मॉनिटरी आइटम कौन से होते हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। इन सब में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टू पार्टीज आर इन्वॉल्व हेयर, कहीं ना कहीं टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो फिक्स है। यहां पर मेरे पास अगर इक्विटी शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसकी वैल्यू फिक्स है, ये कैसे बोल सकता हूं? आज उसकी वैल्यू 50 रुपए, कल हो सकता है उस इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट फिक्स ना। बिल्डिंग, आज मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। मेरे पास गोल्ड है, वैल्यू ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। यहां पर मैं गोल्ड को भी एग्जांपल दे सकता हूं, लैंड, इन्वेंट्री, मशीन, फर्नीचर, गोल्ड, ये सारे के सारे आइटम्स आपके नॉन मॉनिटरी होते हैं। वापस आते हैं अपन एफसीएमआई पर। एफसीएमआई को मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, एफसी अलग, एमआई अलग। तो हम अभी बात कर रहे हैं एमआई की, मॉनिटरी आइटम्स, मतलब मैं उन असेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं जिनकी मनी टर्म्स में वैल्यू फिक्स है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, असेट और लायबिलिटी, पहली बात तो मॉनिटरी आइटम्स असेट और लायबिलिटी होंगे, प्लस वैल्यू इज डिटर्मिनेबल और फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको बताया जिनकी वैल्यू डिटर्मिनेबल है मतलब फिक्स है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी मॉनिटरी आइटम की डेफिनेशन तैयार हो जाती है। अगर मैं उसमें प्लस कर दूं, यहां तक मैंने आपको एमआई को डिस्क्राइब किया। एमआई मतलब दो चीजें, एक कहां रे, एक असेट और लायबिलिटी, दूसरा वैल्यू इज फिक्स्ड। अगर वो एमआई आपका फॉरेन करेंसी में है, मतलब रिसीवेबल और पेबल इन फॉरेन करेंसी, इसका मतलब डेटर्स से मुझे डॉलर्स मिलने वाले हैं, तो डेटर्स मेरे बन जाएंगे एफसीएमआई। वो एमआई तो पहले से ही थे पर वो एफसी बन गए, वो फॉरेन करेंसी के एमआई है। मैंने लोन लिया था फॉरेन कंट्री से डॉलर में, तो मुझे रीपे करना है डॉलर में, तो वो मेरा मॉनिटरी आइटम तो पहले से ही था, अब वो मेरा फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम हो गया। तो जहां पर रिसीवेबल और पेबल, रिसीवेबल इसलिए क्योंकि असेट होगी, पेबल इसलिए क्योंकि आउटफ्लो होगा, तो वो फॉरेन करेंसी में अगर होगा तो वो बन जाएगा एफसीएमआई। तो एफसीएमआई को मुझे लगता है आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। एग्जाम्पल यहां पर लिखा है कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स। यहां पर एग्जाम्पल लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने यहां पर एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। एनीवेज, तो ये आपको समझ में आया होगा कि एफसीएमआई का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने करेंसी की डेफिनेशन पढ़ी, अभी तक हमने एफसीएमआई को हमने देखा कि एफसीएमआई क्या होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि टोटल मिला के AS3 में हमें तीन चीजें पढ़नी है, पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा फॉरेन ऑपरेशन, तीसरा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब अगर कोई इंडियन एंटिटी, हम इंडिया में बैठे हैं इसलिए मैं बार बार एग्जांपल इंडियन एंटिटी की बात करूंगा, अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट से परचेजेस कर रही है डॉलर्स में, छोड़ो यार फॉरेन मार्केट, अगर कोई कंपनी परचेज करती है डॉलर में, इंडिया में ही परचेज कर रही है डॉलर में, इंडिया में ही सेल कर रही है डॉलर में, ठीक है ना, उसको फॉरेन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कोई कंपनी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रही है, किसमें? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन कंट्री में नहीं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को समझिए, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में होता है तो उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। असेट का खरीदना बेचना, लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना, इनकम होना, एक्सपेंस होना, व्हाटएवर, इफ इट इज इन फॉरेन करेंसी इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एंटिटी कौन है? इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी की रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी? रुपी। हमारी रिपोर्टिंग करेंसी तो रुपी होगी, और हमने ट्रांजैक्शन किस में किया है? डॉलर में। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मैंने परचेज किए हैं गुड्स 10,000 डॉलर में, तो मुझे एंट्री करनी चाहिए कायदे से। अच्छा, ऑन इन क्रेडिट, मैंने मान लीजिए क्रेडिट में परचेज किया, मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए? एंट्री करनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मुझे क्या ये एंट्री 10,000 डॉलर में करनी चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? मैंने अभी आपको रिपोर्टिंग करेंसी का कॉन्सेप्ट समझाया था। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसमें आप एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते हो। तो आपको यहां पर जब रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको इंडियन करेंसी में करनी है, मतलब आपको इस 10,000 डॉलर को कन्वर्ट करना है।
तो यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, जब आप पहली बार उसको रिकॉर्ड करोगे तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे स्पॉट रेट पर। मैं नाम ले रहा हूं स्पॉट रेट मतलब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन का रेट, क्या लिखा है? रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन का आपको रुपी एंड डॉलर का एक्सचेंज रेट देखना है कि $1 बराबर कितना रुपी है, ठीक है ना? इट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। चलो भाई, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। मैंने $10,000 को मान लो, आज के रेट पे सपोज $1 बराबर 70 रुपीज है, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया 70 इंटू 10,000। ये कितने पे रिकॉर्ड हो गया? ये रिकॉर्ड हो गया 7 लाख रुपीज पे। तो ये एंट्री जो हुई इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन। ठीक है बॉस, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका दूसरा पॉइंट समझिए। इसका दूसरा पॉइंट लिखा है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बेटा हर बैलेंस शीट डेट पर किया जाता है। अगर आप साल में एक बार बैलेंस शीट बनाते हो तो आपका साल में एक बार सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा। अगर आप साल में 4 बार बैलेंस शीट बनाते हो क्वार्टरली बेसिस पर, हर क्वार्टर एंडिंग पे, तो आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 4 बार होगा। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस चीज का होता है? बात को समझिएगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस चीज का होता है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या तो एफसीएमआई का होगा। एफसीएमआई मैंने अभी आपको क्या बताया? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, मतलब वो मॉनिटरी आइटम जिसकी मनी टर्म्स में वैल्यू फिक्स है और वो फॉरेन करेंसी में डिटरमाइन किया गया है। तो आप मुझे यहां बताइए, इस परचेज, एक आइटम हो गया परचेज और दूसरा आइटम हो गया क्रेडिटर, दोनों में से मुझे बताइए एफसीएमआई क्या होगा? क्या परचेज एफसीएमआई है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एफसीएमआई होने के लिए सबसे पहले असेट लायबिलिटी होना जरूरी है। क्या परचेज असेट लायबिलिटी होता है? नहीं, परचेज होता है वो एक्सपेंस होता है। क्रेडिटर असेट लायबिलिटी है? यस। क्रेडिटर की वैल्यू क्या फिक्स है कि मुझे उसको $10,000 देने? यस, और डॉलर देने फॉरेन करेंसी में। तो क्रेडिटर क्या हो गया? एफसीएमआई। तो टेक्निकली मुझे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसका करना है? दो चीजों का। या तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मुझे एफसीएमआई का करना है। किसका करना है? एफसीएमआई का। या तो मुझे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो वाले नॉन मॉनिटरी आइटम का करना है जिस नॉन मॉनिटरी आइटम को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते, जिस नॉन मॉनिटरी आइटम को हम मेजर करते हैं अदर देन कॉस्ट पे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से नॉन मॉनिटरी आइटम है जिसको हम मेजर करते हैं अदर देन कॉस्ट? आइए पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मॉनिटरी आइटम कौन से होते हैं। वापस से इस लिस्ट को देखिए। नॉन मॉनिटरी आइटम में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, बिल्डिंग आता है, लैंड आता है, इन्वेंट्री आता है, मशीन आता है, फर्नीचर आता है, गोल्ड आता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं बिल्डिंग का। बिल्डिंग के ऊपर क्या अप्लाई करते हो? AS10। बोलो हाँ। AS10 क्या बोलता है? बैलेंस शीट डेट पर आपका पीपीई या तो आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करोगे या तो रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करोगे। अगर आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फेयर वैल्यू करने की जरूरत नहीं। पर अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हो तो आपको उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बताइए, बिल्डिंग आपका नॉन मॉनिटरी आइटम हुआ? यस। अब अगर बिल्डिंग आपका नॉन मॉनिटरी हुआ तो यहां पर देखो, यहां पर वो बिल्डिंग फॉल हो रहा है कि नहीं? नॉन मॉनिटरी आइटम, हाँ बिल्डिंग, विच आर मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट। अगर वो कॉस्ट के अलावा मेजर होता है तो बताइए, अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है तो ये यहां पर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? और वो बिल्डिंग जो फॉरेन करेंसी में है, मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए मैंने अमेरिका में एक बिल्डिंग परचेज की, $5 लाख की, ठीक है ना? जब पहली बार परचेज की तो मैंने पहली बार इनिशियल रिकॉग्निशन करके उसको स्पॉट रेट पे बुक कर लिया। अब वो जो मेरा बिल्डिंग है वो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी? वो मॉनिटरी नहीं है, मतलब वो यहां पर नहीं आ रहा है, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम नहीं है। वो क्या है? वो नॉन मॉनिटरी है। और वो फॉरेन कंट्री में बैठी है, मतलब मैंने एक्चुअली इसको फॉरेन करेंसी में लिया था। मैं पहले चेक करूंगा कि क्या मैं उस बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूं कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहा हूं। अगर मैं कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूं तो यहां पर वो फॉल नहीं होगा, AS11 लगाने की जरूरत नहीं। पर अगर मैं उस बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहा हूं, ऊपर से वो बिल्डिंग फॉरेन कंट्री में है, मतलब फॉरेन करेंसी में ली गई थी, तो यहां पर AS11 लगेगा। तो AS11 दो चीजों में कब लगेगा? AS11 दो चीजों में लगेगा, एक तो FCMI और दूसरा वो वाले नॉन मॉनिटरी आइटम्स जो फॉरेन करेंसी में हैं जिनको आप अदर देन कॉस्ट पे मेजर करते हो। इसके अलावा मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को
कॉस्ट पे मेजर करते हो तो छोड़ दो, AS11 नहीं लगेगा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे मेजर करते हो और आपके इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन कंट्री में है तो यहां पर फॉरेन करेंसी भी आ रहा है और आप मार्केट वैल्यू पे मेजर करते हो तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल क्रेडिटर का, हमारे एग्जांपल में सिंपल मैं क्रेडिटर का एग्जांपल ले रहा हूं। अब हुआ क्या कि जो मेरे क्रेडिटर हैं मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया था 7 लाख रुपीस, उसको तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो मेरी बैलेंस शीट है, मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहे हैं 7 लाख रुपीस, ब्रैकेट में दिख रहा है $10,000। ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1 फरवरी को और मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को ड्यू है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में, 31 मार्च की बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर अभी भी 7 लाख दिख रहे हैं बेस्ड ऑन दैट 1 फरवरी की एंट्री। पर टेक्निकली देखा जाए तो 31 मार्च को तो $1 बराबर रुपया का कुछ रेट अलग हो चुका होगा। मान लो जो ये हो चुका होगा 73, जबकि 2 महीने पहले ये रेट कितना था 70 रुपीस, अब ये रेट हो गया 73 रुपीस। तो कहने का मतलब ये कि बैलेंस शीट डेट पर क्या मुझे इस क्रेडिटर की वैल्यू को चेंज करना चाहिए? AS11 कहता है हाँ करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा FCMI है। AS11 कहता है कि अगर वो तुम्हारा नॉन FCMI मतलब नॉन मॉनेटरी आइटम भी है, नॉन मॉनेटरी आइटम भी है, पर अगर वो उसको तुम मेजर करते हो अदर देन कॉस्ट पे तो भी उसको तुम्हें चेंज करना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? उसके लिए तुम्हें रेट किस दिन का अप्लाई करना पड़ेगा? FCMI में तुम्हें रेट अप्लाई करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट मतलब बैलेंस शीट डेट का रेट। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसको तुम मेजर करते हो अदर देन कॉस्ट पे तो तुम्हें उसके ऊपर रेट अप्लाई क्लोजिंग रेट ऑन मेजरमेंट डेट, जिस दिन भी तुम उसका मेजरमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुमने एक वैल्यूअर को बोल दिया कि सर आप इसका मुझे बिल्डिंग का फेयर वैल्यू निकाल के दीजिए। वैल्यूअर ने आपको बिल्डिंग का फेयर वैल्यू 5 अप्रैल का निकाल के दिया, तो 5 अप्रैल इज द मेजरमेंट डेट। आपको 5 अप्रैल का एक्चुअली में एक्सचेंज रेट चाहिए रहेगा, तो आपको एक्सचेंज रेट चाहिए रहेगा 5 अप्रैल का। आई मेरी बात समझ में? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसा सोचो कि मेरी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है। ओरिजिनली वो बिल्डिंग मैंने $5 लाख की ली थी, उसको मैंने जब इंडिया में रिकॉर्ड किया तो $5 लाख इंटू 70 रुपीज मान लो, मैंने उसको 35 करोड़ में रिकॉर्ड किया। कितने में? 1 2 3 4 5 6 3 करोड़ 50 लाख, मैंने उसको 3 करोड़ 50 लाख में रिकॉर्ड किया। ठीक है, मैंने वो 3.5 करोड़ पे रिकॉर्ड किया। ओरिजिनली वो $5 लाख की थी और मैंने उसको रिकॉर्ड किया 70 रुपीज के हिसाब से। अब मैं इस बिल्डिंग के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करता हूं, मतलब मुझे इसका फेयर वैल्यू चाहिए। मैंने अपने वैल्यूअर को बोला कि साहब मुझे अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च की बैलेंस शीट में बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है, आप मुझे मेजर करके दीजिए। मुझे 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को मेजरमेंट करके मिला। 5 अप्रैल को उसकी मेजरमेंट वैल्यू मुझे मिली $6 लाख। मुझे मेजरमेंट कितने में मिली? $6 लाख। अब इस $6 लाख को मैं कैसे कन्वर्ट करूं? क्या मैं यहां पर $6 लाख लिखूंगा? द आंसर इज नो। $6 लाख इंटू 5 अप्रैल का रेट, मान लो 5 अप्रैल का रेट था $1 बराबर 73.5, तो 6 लाख इंटू 73.5 मतलब यहां पर मैं दिखाऊंगा 4 करोड़ 41 लाख, 4 करोड़ 41 लाख। आई बात समझ में? यहां मैं बिल्डिंग को लिखाऊंगा 4 करोड़ 41 लाख। तो मैंने बिल्डिंग का फेयर वैल्यूएशन करवाया 5 अप्रैल को, मैं 5 अप्रैल का रेट चेक करूंगा। इसीलिए यहां पर बोला गया है अप्लाई क्लोजिंग रेट ऑन मेजरमेंट डेट, और यहां पर बोला गया है अप्लाई क्लोजिंग रेट। अब मैं आपको बात बताऊं, इंटर में IPCC में अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने तो ये दोनों चीजें पढ़ाई हुई है, पर अगर आप मुझसे आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम टीचर्स ये जो नॉन मॉनेटरी वाली जो मैंने आपको बात बताई ये पढ़ाते ही नहीं है। ये पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ाते हैं। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये वाली चीज तो हमने नई नहीं पढ़ी है। अगर आपने एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा है कि आपने न्यू पढ़ी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपने न्यू पढ़ी है कि नहीं। अगर आपने पहले पढ़ी है तो फिर आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको क्या करना है? आपको FCMI को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करना है, रीवैल्यू करना है टेक्निकली, और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो उसको मेजरमेंट डेट का क्लोजिंग रेट पे रीवैल्यू करना है। अब होगा क्या, जब आप इस क्रेडिटर को 7 लाख रुपीस पे रिकॉर्ड किया था,
अब आपका रेट चल रहा है 31 मार्च का 73 रुपीज, तो क्रेडिटर कितने थे? 10,000 इंटू 73, मतलब अब आपके क्रेडिटर कायदे से यहां पर 7,30,000 के होने चाहिए। तो यार ये 30,000 रुपीज का तो डिफरेंस आ गया, इस 30,000 को बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। या यहां पर अगर बात करें तो इनिशियली बिल्डिंग को मैंने 3 करोड़ 50 लाख में रिकॉर्ड किया था, जबकि अब ये हो गई 4 करोड़ 41 लाख में, तो जो डिफरेंस आ गया उसको डिफरेंस को बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार यहां पर हमें यही समझना है कि ट्रीटमेंट क्या होगा एक्सचेंज डिफरेंस का। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक्सचेंज डिफरेंस जो होता है वो गेन ऑब्लिक लॉस के नेचर का होता है, मतलब आपको या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो आपने इनिशियली क्रेडिटर को रिकॉर्ड किया था 7 लाख पे, मतलब आपने सोचा था कि मुझे 7 लाख देने पड़ेंगे, बट 31 मार्च को क्योंकि रेट बढ़ गया तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 730 पे, तो आप बोल रहे हो कि मुझे अब 730 पे करने पड़ेंगे, इसका मतलब 30 रुपीज मुझे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। टेक्निकली ये एक्सचेंज लॉस हुआ, ऐसा एक्सचेंज गेन भी हो सकता है। तो इस एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ऐसे केस में जनरल रूल ट्रीटमेंट होगा P&L में। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो आपके P&L में जाएगा। जनरल रूल इज एक्सचेंज डिफरेंस आपका P&L में जाएगा। P&L में अगर लॉस है तो डेबिट साइड, अगर गेन है तो क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? क्या एंट्री करेंगे? जैसे यहां पर अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो मैं 31 मार्च को एंट्री करूंगा एक्सचेंज लॉस P&L डेबिट टू क्रेडिटर। अरे भाई यहां पर क्रेडिटर 730 लिखने के लिए मुझे 30,000 से एंट्री करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 7 लाख की तो एंट्री ऑलरेडी की हुई है। तो 30,000 की जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो अब मेरे क्रेडिटर 730 हो जाएंगे और यहां पर 7.3 लाख दिखने लगेगा। तो ये मैं एंट्री करूंगा, इससे मेरा एक्सचेंज लॉस P&L में चला गया। P&L में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जनरल रूल क्या है? एक्सचेंज लॉस P&L में जाएगा। क्यों? अगर वो आपका शॉर्ट टर्म नेचर का है। शॉर्ट टर्म नेचर मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मुझे क्रेडिटर को 3 महीने के अंदर अंदर सेटल करना था, मतलब करंट लायबिलिटी या करंट असेट है। तो अगर मेरा क्रेडिटर या अगर मेरा FCMI लॉन्ग टर्म नेचर का है, कौन से नेचर का है? लॉन्ग टर्म नेचर का, मतलब जो मेरा FCMI है जिसको मैं सेटल करने वाला हूं फ्यूचर में, या तो मेरे पास उससे फ्यूचर में रिसीव होने वाला है फॉरेन करेंसी, या तो मुझे पे करना है। मेरे केस में क्रेडिटर को मुझे पे करना है। अगर मेरा FCMI लॉन्ग टर्म नेचर का है, सर लॉन्ग टर्म कैसे मालूम पड़ेगा? लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम विच आर टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट। आपने ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को किया था, 1 फरवरी से लेकर अगर 12 महीने तक अगर वो सेटल नहीं होगा, उसके बाद सेटल होगा, तो उसको अपन लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम अगर आपका है तो आप उस एक्सचेंज गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या करोगे? AS 11 कहता है कि इस केस में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 आप उसको P&L में डाल दो, सबसे बेहतर चीज। अगर आप उसको P&L में नहीं ले जाना चाहते हो, आपको लगता है कि P&L में ले जाने से आपका प्रॉफिट अचानक से धम से नीचे गिर जाएगा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप पैरा 46 अप्लाई करो। सर ये पैरा 46 क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूं, पैरा 46 जो है वो एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आपको पैरा 46 अप्लाई करना ही करना है, पर ये पैरा 46 सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के केस में अप्लाई होगा, शॉर्ट टर्म के केस में अप्लाई नहीं होगा। पैरा 46 द ऑप्शन इज इररिवोकेबल, दैट इज वंस अप्लाइड शैल ऑलवेज बी फॉलोड। जिस पर्टिकुलर क्रेडिटर या असेट या लायबिलिटी के लिए आपने पैरा 46 अप्लाई किया है, उसके लिए अगर आपने एक बार अप्लाई किया, उसको आप हमेशा अप्लाई करोगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि आगे चल के आप उसको कन्वर्ट कर दो, वापस से उसमें चेंज कर दो, P&L कर दो। पैरा 46 बोलता है कि आप पहले तो ये चेक करो, अच्छा मैं ये देखो क्या है, LTFCMI। LTFCMI मतलब इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन बैंक से एक लोन लिया 6 साल के लिए। क्या ये लॉन्ग टर्म लोन है? यस। क्या ये फॉरेन करेंसी में सेटल होगा? यस। क्या ये FCMI है? यस, पर ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो ये बन गया LTFCMI। आपको सबसे पहले देखना है कि जो आपका LTFCMI है, मतलब लोन, आप इसको लोन ले लो, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी डेप्रिशिएबल एसेट। क्या LTFCMI आपका किसी न किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है क्या? सर मतलब कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल पढ़ो, क्या एग्जाम्पल लिखा है,
क्या आपने कोई जो लोन लिया है, फॉरेन का लोन लिया है, मतलब LTFCMI, क्या वो किसी असेट को खरीदने के लिए लिया गया था क्या? इफ द आंसर इज यस, आपने अगर फॉरेन करेंसी लोन लिया था वो किसी मशीन को परचेज करने के लिए, किसी बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, किसी ऐसी एसेट को परचेज करने के लिए लिया था जिसको आप डेप्रीशिएट करते हो, जिसको आप क्या करते हो, डेप्रीशिएट करते हो। तो वो जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के ऊपर आपको जो गेन और लॉस हुआ है, उस गेन और लॉस को आप उस पर्टिकुलर असेट की कॉस्ट में या तो ऐड करोगे या तो लेस करोगे, डिपेंड करता है कि गेन है या लॉस है। एक्सचेंज लॉस एडेड टू द कैरिंग अमाउंट, एक्सचेंज गेन डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। कैसे? लॉस को ऐड क्यों करेंगे और गेन को लेस क्यों करेंगे? आपने 1 लाख का लोन लिया था, $1 लाख। आपने उसको इनिशियली $1 बराबर 70 रुपीज में कन्वर्ट किया, बाद में डॉलर की वैल्यू हो गई 73, तो लोन की वैल्यू बढ़ गई 3 रुपए से। अगर लोन की वैल्यू बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपका नुकसान। तो आपको एंट्री करनी पड़ी एक्सचेंज लॉस टू लोन। कितने रुपए से? 3 रुपए से, मतलब 3 लाख रुपए। अब ये लोन तो बढ़ गया, लॉस है। अब ये डेबिट को कहां ले जाऊं? P&L में ले जाऊं? अगर P&L में जाऊंगा तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, पर मैं तो ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि इसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, असेट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस 3 लाख। तो लॉस होगा तो P&L असेट में जाके डेबिट हो जाएगा, मतलब कैपिटलाइज होगा। गेन होगा तो उल्टा, असेट में जाके लेस होगा। अब सोचो, असेट में आपने ऐड लेस कर दिया, इससे असेट की कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी बुक वैल्यू, तो उसको आपको डेप्रिशिएट करना। डेप्रिसिएशन जब लगाओगे फर्दर ईयर्स में तो आप रिवाइज्ड वैल्यू पे लगाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? जब आप रिवाइज्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अपने आप आगे चल के डेप्रिसिएशन या तो बढ़ जाएगा या तो कम होगा। तो टेक्निकली देखा जाए, जो एक्सचेंज लॉस आप P&L में नहीं डाल रहे थे, ये सोच के कि P&L में जाएगा तो धड़ाम से प्रॉफिट गिर जाएगा, जब उस एक्सचेंज लॉस को असेट में ऐड करोगे तो आगे चल के असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा और ज्यादा डेप्रिसिएशन आपके P&L में जाएगा। बस फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपका डेप्रिसिएशन हर साल का बढ़ेगा। आपका P&L एक बार में आपके P&L में न जाके आपके थोड़े थोड़े करके हर साल के P&L में चला गया। ये था अगर आपका LTFCMI किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो। अगर आपका LTFCMI किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड नहीं है तो क्या करोगे? टेक्निकली ये वाला पॉइंट अब आज के जमाने में रेलेवेंट नहीं है। क्यों? डेट पढ़ो, रेलेवेंट। अच्छा, डेट मैंने यहां लिखी नहीं है, इसीलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आया था वो ये बोला गया था, पहले मैं आपको समझा देता हूं वो है क्या। आपने मान लो कोई फॉरेन लोन लिया फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपने कोई असेट वगैरह के लिए लोन वोन नहीं लिया, आपने एक जनरल लोन ले लिया। ऐसे केस में यार, असेट में लोन लिया होता तो मैं असेट की कॉस्ट में ऐड लेस कर देता उस एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस को। P&L में मैं कर नहीं सकता क्योंकि पैरा 46 अप्लाई किया है। अब मैं क्या करूं? मैं उस एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस को एक स्पेशल अकाउंट जिसका नाम होगा एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू, जिसका नाम होगा FC मिट डिफरेंस अकाउंट। FC मिट डिफरेंस अकाउंट, आप देखोगे ध्यान से मैंने किस तरीके से लिखा है। फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट में डाल देंगे। और ये FC मिड डिफरेंस अकाउंट कहां दिखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इस FC मिड डिफरेंस अकाउंट को आप अमोर्टाइज करोगे, थोड़ा थोड़ा करके P&L में ले जाओगे ओवर द लाइफ ऑफ LTFCMI। ओवर द लाइफ मतलब आपको पता है कि आपका लोन 5 साल के लिए लिया गया था, तो 5 साल में आप इसको इक्वली P&L में ले जाओगे। आई मेरी बात समझ में? अब हुआ एक्चुअली, ओरिजिनली ये जब नोटिफिकेशन आया था इसका, तो ये आया था कि आप इसको 31 मार्च 2020 तक किसी भी तरीके से खत्म कर दोगे। तो अब तो 31 मार्च 2020 तो कब की निकल चुकी है यार, बहुत टाइम हो गया। तो ऐसे केस में देखा जाए तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2020 के बाद अगर मान लो ऐसा कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो आप हमेशा P&L में ले जाओगे। इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस पर कोई बताया नहीं है कुछ भी क्या होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो आप सिंपली लिख के आओगे कि ये FC मिड डिफरेंस अकाउंट में जाएगा टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ LTFCMI। However, as per the notification, it is to be amortized up to 31st March 2020। बस इतना लिख के आओगे।
तो आई होप आपको ये पैरा 46 वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कवर अप हो गया। अब हम इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है हेजिंग, एक होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, जैसे क्रिकेट मैचेस के ऊपर अपन बैटिंग करते हैं, सट्टा करते हैं, सट्टा बेटिंग करना। एंड हेजिंग इज नॉट अ बेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड स्पेकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं करेंसीज के ऊपर सट्टा लगाता हूं, करेंसीज के ऊपर स्पेकुलेशन करता हूं, दैट मीन्स विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी आई यूज टू ट्रेड इन फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, माई नॉलेज, एज पर माई नॉलेज आई बिलीव दैट क्योंकि फ्यूचर में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो मेरा यह मानना है कि ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो हारेगी। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि ट्रंप की पार्टी हारने के चांसेस हैं, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं क्यों ना आज डॉलर में सट्टा लगाऊं। मैं डॉलर परचेज नहीं करूंगा, मैंने डॉलर में सिर्फ सट्टा लगा दिया। आज मैंने डॉलर बुक कर दिया वॉट एवर 72 रुपीज के रेट पर, और मैं वेट करूंगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो जाए और उसका रिजल्ट आउट हो जाए। अगर उसका रिजल्ट आउट हो गया और अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो उस टाइम पे मेरा मानना है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ गई 75 हो गई, तो मैंने बुक किया था डॉलर को 72 रुपीज पे, डॉलर की वैल्यू हो गई 75, मतलब 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 3 रुपीज इंटू मैंने कितने डॉलर्स पर पैसा लगाया था? फॉर एग्जाम्पल मैंने $10,000 पर पैसा लगाया था, तो 3 रुपीज इंटू 10,000 30,000 का मुझे फायदा हो गया। क्या ये पैसा लगाने के लिए मुझे $10,000 परचेज करने पड़े? नहीं नहीं नहीं, जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं, बुकी लोग होते हैं, मैंने उनके थ्रू बुक कर लिया। इट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या होता है, हम फिजिकल डिलीवरी नहीं करते करेंसी की फिजिकल डिलीवरी किए बिना हम सिर्फ सट्टा लगाते हैं। ऐसे केस में जो भी हमें गेन और लॉस होता है, उस गेन और लॉस को हम P&L में ले जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, स्पेकुलेशन मीन्स टू अर्न द इमीडिएट प्रॉफिट ऑन फॉरेन करेंसीज विदाउट फिजिकल डिलीवरी। ट्रीटमेंट क्या होगा, कैलकुलेट द गेन लॉस ऑन सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट कब होगी? जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। एंड डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस, आई विल हैव टू बियर दैट लॉस और बियर दैट गेन टू माई P&L, सिंपली। Now come to the hedging. Speculation is very simple. Now what do you mean by hedging? Hedging में basically हम सट्टा नहीं लगाते। Hedging में हम सट्टा नहीं लगाते। Hedging is legally valid. Speculation somewhere in some particular transactions of speculation are valid. All other transactions are invalid. Like Donald Trump का presidential elections पे मैंने सट्टा लगाया, it is invalid. Cricket मैच पे सट्टा लगाया, it is invalid. ओके पर शेयर मार्केट में मैंने अगर स्पेकुलेशन किया वो वैलिड होता है। हेजिंग ऑल टुगेदर इज वैलिड। हेजिंग में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हेजिंग एक सट्टा नहीं होता। हेजिंग इज नॉट अ बैटिंग। नाउ हेजिंग होता क्या है? हेजिंग मीन्स टेक्निकली आई हैव वन असेट और वन लायबिलिटी। मैंने एग्जाम्पल दिया कैलकुलेटर का, मेरे पास कोई ना कोई असेट है या मेरे पास कोई ना कोई लायबिलिटी है और मुझे डर लग रहा है कि इस असेट की वैल्यू गिर जाएगी या मुझे डर लग रहा है कि इस लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सपोर्ट किया, मैंने $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है। $1,00,000 इंटू 73, मतलब टेक्निकली मैंने 73 लाख रुपीस का, 73 रुपीस आज का रेट चल रहा है, मैंने $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है। मुझे एक्सपोर्ट करने से पैसा मिलेगा, मतलब मेरा डेटर्स दिख रहा है। कितने का? $1,00,000 का डेटर है मेरे पास। मुझे वो डेटर 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। अब मुझे लग रहा है बहुत सारा डर। क्यों? मुझे ये डर लग रहा है कि यार अगर 1 महीने बाद डॉलर की वैल्यू गिर गई, आज रेट चल रहा है 73, अगर 1 महीने बाद डॉलर की वैल्यू 70 हो गई तो मुझे सीधा सीधा 3 रुपए का, 3 रुपीज इंटू 1 लाख, मतलब 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मुझे रिस्क लग रहा है। किसमें रिस्क लग रहा है? मेरे पास एक असेट है, असेट का नाम क्या है? डेटर, फॉरेन डेटर्स। 1 लाख का फॉरेन डेटर्स मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है 1 महीने बाद।
आई थिंक उसकी वैल्यू गिर सकती है। तो हेजिंग मीन्स टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑन असेट और लाइबिलिटी। अगर मैं अपने इस असेट की जो मेरी असेट है उसके ऊपर जो मुझे लॉस हो सकता है, उसकी जो रिस्क है, अगर मैं उस रिस्क को कवर करना चाहता हूं, मतलब मैं उस रिस्क को कम करना चाहता हूं, तो मैं एक सेपरेट हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करूंगा बैंक में जाके। मैं बैंक में जाके बोलूंगा कि बैंक 1 महीने बाद ना मुझे $1,00,000 मिलने वाले हैं। तो बैंक बोलेगा हाँ तो क्या करें? मैं बैंक को बोलूंगा देखो $1,00,000 मैं अपने घर पे तो रख नहीं सकता हूं, ठीक है ना, इंडिया में अलाउड नहीं है फॉरेन करेंसी इतनी सारी रखना, भाई उसके लिए फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बैंक बोलेगी हाँ बात तो सही है। तो मैंने बोला बैंक $1,00,000 मुझे मिलेंगे 1 महीने बाद, तो ये $1,00,000 ऑब्वियसली मैं आपके पास लेके आऊंगा, आप मुझे इसको रुपीज में कन्वर्ट करके देना। बैंक ने बोला हाँ करके देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने बोला अभी के अभी रेट तय कर लो कि मुझे कितने में कन्वर्ट करके दोगे। बैंक ने बोला अच्छा ये बोलो ना कि हेजिंग करना चाहते हो। हेजिंग मतलब मैं अपनी बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि 1 महीने बाद मैं आऊंगा, आपको मैं डॉलर दे दूंगा और आप मुझे उसके बदले रुपी कन्वर्ट करके देना। आप मुझे बताओ रेट क्या होगा, रेट मुझे आप आज बता दो। बैंक ने मुझे बोला कि रेट होगा 72 रुपीज। इस 72 रुपीज के रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, सीधी बात है बुकिंग रेट। मैंने इस रेट पर बुकिंग कर ली। बुकिंग जैसे हम बुकिंग कर लेते हैं ना, अपन ऑलरेडी बुक कर लेते हैं, मुझे कार खरीदनी, मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 72 रुपीज में बैंक के साथ बुक कर लिया रेट। मतलब पता है क्या, वह टेंशन मुक्त हो गया। अब मुझे पता है कि फ्यूचर में जब मुझे $1,00,000 मिलेंगे, मेरे को तो बैंक को जाके ये डॉलर थमाने हैं और बैंक मुझे 72 दे देगा। कल को अगर डॉलर का रेट 71 हो गया, अपने को कोई टेंशन नहीं, 72 अपने को मिलेगा। 70 हो गया, अपने को कोई टेंशन नहीं। 74 हो गया, फिर भी मेरे को कोई वो नहीं, मेरे को तो 72 ही मिलेगा, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, अब मुझे रेट यही मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किया किसी अनदर पार्टी से। डेटर मेरी एक दूसरी पार्टी है, पर मैंने हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया एक थर्ड पार्टी से। अब इसमें क्या होता है, यहां पर टेक्निकली मैंने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कितने पे किया था, 73 पे, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था स्पॉट रेट पर। और मैंने दूसरी पार्टी के साथ, बैंक के साथ, ये मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया था, डेटर्स के साथ। और मैंने बैंक के साथ कौन सा रेट तय कर लिया, 73 73 इज माई स्पॉट रेट, 72 इज माई फॉरवर्ड रेट। नाउ सी what to do under hedging. Calculate the forward premium or forward discount and amortize over the contract period. सर ये forward premium forward discount क्या होता है? 73 में मैंने ट्रांजैक्शन किया, 72 में मैंने बुक कर लिया, ₹1 को मैं बोलूंगा प्रीमियम। अब इसको आप कैसे समझोगे? एक बात बताओ, कभी इंश्योरेंस करवाया है किसी चीज़ का? अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया होगा, अपने किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया होगा। सुना है ना, इंश्योरेंस करवाते तो हमें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। अच्छा, इंश्योरेंस करवाने से हमें क्या फायदा होता है? इंश्योरेंस करवाने से हम अपनी पर्टिकुलर असेट या अपनी लाइफ की रिस्क को कवर कर लेते हैं कि कल को अगर मान लो मेरी गाड़ी को कुछ हो भी गया तो रिस्क कवर है, मेरे को क्लेम मिल जाएगा। बेसिकली रिस्क कवर करने के लिए आप क्या देते हो, प्रीमियम देते हो। वैसे ही आप समझोगे कि जो हेजिंग होता है, हेजिंग इज एज गुड एज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपको फॉरवर्ड प्रीमियम निकालना पड़ता है। फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब एक्सपेंस। यहां पर देखा जाए मतलब लॉस, बेसिकली देखा जाए तो 73 में आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने 72 में रेट बुक कर लिया, मतलब आपका ₹1 का अब लॉस फिक्स है, तो ये आपका फॉरवर्ड प्रीमियम हो गया। अब मान लो इसके बदले आपने रेट तय किया 74 रुपीज, अब आपका ₹1 का प्रॉफिट फिक्स हो गया। कल को रेट 75 भी हो गया, आपको कुछ नहीं है, आपको 74 ही मिलेगा, ठीक है, आपका ₹1 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब जो प्रॉफिट है तो उसको मैं प्रीमियम ना बोल के फॉरवर्ड डिस्काउंट बोलूंगा। तो हेजिंग के ट्रांजैक्शन में या तो फॉरवर्ड प्रीमियम आएगा या तो फॉरवर्ड डिस्काउंट आएगा। बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मूला रटते हैं, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। मैं बच्चों को बोलना चाह रहा हूं कि बच्चों ये रटना मत। क्यों पता है? आपको ये सोचना है कि मैं नुकसान में हूं कि मैं फायदे में हूं। अगर मैं नुकसान में हूं तो मेरा प्रीमियम है, मैं फायदे में हूं तो मेरा डिस्काउंट है। ये फॉरवर्ड प्रीमियम हो गया, ये फॉरवर्ड डिस्काउंट हो गया। चलो अब ये फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट तो हो गया, अब इसका करना क्या है? मुझे ये देखना है कि ये ओवरऑल कितने महीने में
होगा ओवरऑल ये सेटलमेंट कितने महीने में होगा? मैंने बोला ये तो 1 महीने में सेटल होगा, तो मुझे उसी मंथ में मुझे उसको P&L में बुक करना है। अगर ये 3 महीने में सेटलमेंट होगा तो मुझे 3 महीने में इक्वली इसको P&L में ले जाना है, 1 महीने के P&L में, दूसरे महीने के P&L में, तीसरे महीने के P&L में। फॉरवर्ड प्रीमियम इज इक्वल टू स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, बट मैंने ये लिखा तो है पर मैं खुद बोलता हूं कि अगर आपका एक्सपेंस नेचर है तो फॉरवर्ड प्रीमियम, अगर इनकम नेचर है तो फॉरवर्ड डिस्काउंट। अब इस फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट को करना क्या है, लिखा है मैंने अमोटाइज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अमोटाइज कहां जाके? P&L में जाके, सिंपली। तो अच्छा, स्पेकुलेशन और हेजिंग में फर्क क्या है? स्पेकुलेशन और हेजिंग में फर्क यही है कि स्पेकुलेशन में हमें जो भी गेन ऑन लॉस होता है वो हम लास्ट में सेटलमेंट डेट पर जाके P&L में ले जाते हैं पूरा का पूरा, और हेजिंग में हमें जो भी गेन और लॉस होता है हम पूरा का पूरा एंड में नहीं ले जाते, हम ओवर द लाइफ, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ हमें P&L में थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है आपका हेजिंग और स्पेकुलेशन का। गाइस आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। दिस वाज AS 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर आपको लगता है कि फॉरेन ऑपरेशन आपको समझना है तो मैंने ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन लेक्चर सेपरेटली यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, आप वो देख लेना, आपको फॉरेन ब्रांच उसमें क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये AS 11 अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा उसमें अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब आपको ये पॉइंट्स जाके क्लियर हुए हैं। गाइस फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर मेरी CA इंटर की जो चार्ट बुक है, ये वाली जो चार्ट बुक है, इस चार्ट बुक को जरूर परचेज करिए ताकि आपको ये चार्ट रिवीजन लेक्चर्स पढ़ने में बहुत मजा आए। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स के या एडवांस अकाउंट्स के, तो आप मेरा एक क्वेश्चन बैंक आता है, अकाउंट्स में भी आता है, एडवांस अकाउंट्स में भी आता है, आप वो क्वेश्चन बैंक जरूर परचेज कर सकते हो। उसमें सारे के सारे RTPs, MTPs, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन मैंने दिया हुआ है और वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ये लेक्चर को ओवर करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगला लेक्चर होगा AS 13 का। मैं अगले लेक्चर में आपके साथ जरूर मुलाकात करूंगा और उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो को और सारे वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।